अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिले अफरोज साथ पर लाखों सलाम। जिस सरजमीन पर इंसानों के दरमियान फ़र्क नस्ल, कबीले और रंग की बुनियाद पर होता था, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अल्लाह का पैगाम दिया कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीले और गिरोहों में इसलिए बांटा ताकि तुम अपना तारुफ करवा सको। बाकी अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर जुल्म और जहालत में जकड़ी इंसानियत के लिए रहमत साबित हुआ। किसी सीरत या तारीख़ की किताब में महज इतना लिख देने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का हक़ अदा नहीं होता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने के लिए उन तजल्लियात और अनवारात का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इंसानियत को हिदायत और नूरानियत की एक मंजिल मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सदियों से भटका हुआ इंसान मकसद तख्लीक से आगाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इंसान ने खराफात और शिर्क से छुटकारा पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दर दर की ठोकरें खाने वाले इंसान को बारगाहे रब्बुल आलमीन के आगे सरे बसजदूद होने का सलीका आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने शिर्क और तौहीद के दरमियान फ़र्क पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने समाजी, मुआशी और सियासी ज़िंदगी के गोशों को उजागर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तकाज़ा ये है कि हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद ना हो, दिल, अफ़ाल और ज़बान में यकसानियत हो, रियाकारी और नमूद व नुमाइश से किनारा कशी करके खुलूस का रास्ता अपनाएं। हमारी सूरत और सीरत तहज़ीब इस्लामी की आयनादार हो, हमारे हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और फिर हम जश्न विलादत रसूल की खुशियाँ अपने अपने अंदाज़ में मनाएं। मेरी और 92 न्यूज़ की तरफ से सारी उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने मीडिया से बात की। लंदन में अपनी मर्ज़ी के 3 सहाफ़ी उन्होंने बिठाए हुए थे और पिछले 5 साल की जो कहानी थी, पिछले 5 सालों में उनके साथ जो हुआ, जिस तरह उनको सज़ाएं सुनाई गई, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी अहलिया की बीमारी के हवाले से बताया कि किस तरह वो बिस्तर मर्ग पर थी, जिस तरह उनको छोड़ कर आना पड़ा। वो बार बार दरख्वास्तें देते रहे कि नैब के जज ने जो फ़ैसला सुनाना है कुछ दिन आगे कर ले, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। फिर जब वो यहाँ पर आ गए, जिस तरह उनको जेल भेजा गया, जिस तरह उनकी अहलिया की वफ़ात की खबर उनको सुनाई गई, उनकी फ़ोन पर बात नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि मुझसे बदला लेने के लिए पाकिस्तान का जो है ना वो भट्टा बिठा दिया है। सज़ाएं हुई नहीं, सज़ाएं दिलवाई गई हैं, कुछ भी मेरिट पर नहीं था। बड़े उन्होंने गिले शिकवे किए अपने मर्ज़ी के सहाफ़ियों को बिठाकर, जो अपनी मर्ज़ी के सवाल भी नहीं उनसे कर सकते थे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त अपने इत्तेहादियों समेत इस वक्त खौफ का शिकार है तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेकर। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ सियासी मैदान लगाने के लिए अपनी अपनी हिकमत अमलियों में लगे हुए हैं। अपना अपना सियासी मसल दिखाने और मुखालिफ के बाजू मरोड़ने के दावे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आने का अटल फैसला कर चुकी है, जबकि हुकूमत भी उनसे निमटने की वार्निंग दे चुकी है। एक दूसरे की गिरफ्तारियों की कोशिशें भी की जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ शहर शहर जलसे और मीटिंग्स करके अपने नौजवानों का खून गरमाने के साथ साथ उनसे हल्फ भी ले रहे हैं कि जब मैं कॉल दूं तो हकीकी आज़ादी के लिए इस्लामाबाद पहुंचना होगा, और कारकुन भी उनकी कॉल का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस्लामाबाद रेड जोन के साथ साथ इससे जुड़े तमाम इलाकों को महफूज बनाने के लिए शहर को कंटेनर सिटी बनाकर रख दिया है। खारदार तारें लगाई जा रही हैं, ज़मीनी रास्तों पर खंदकें खोदी जा रही हैं, आंसू गैस के शेल्स और रबड़ की गोलियां भी मंगवा ली गई हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कि गोलियां चलाने वाले जो हाथ हैं अब की बार ये वफाकी हुकूमत के पास उस तादाद में नहीं है जितने पिछली बार थे, क्योंकि इस बार रास्ते रोकने वाली पंजाब पुलिस इत्तेहादी हुकूमत की जगह तहरीक इंसाफ के ताबे होगी। गुज़श्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी
ऐसी किसी सियासी एक्टिविटी का जिक्र किए बगैर ये कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे, किसी फ़र्द या गिरोह की पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की जो कोशिश है इसको अवामी हिमायत से नाकाम करेंगे। दुनिया बदल गई है, हमें भी तब्दील होना चाहिए वरना स्टेटस को की कीमत अदा करना पड़ेगी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है। सियासत पार्लियामेंट से निकलकर सड़कों पर आ चुकी है। सियासी मुफाहमत की जगह डेडलॉक की सी कैफियत नजर आ रही है। हर कोई टेबल टॉक की जगह ताकत से मुखालिफ को झुकाना चाहता है। क्या लॉन्ग मार्च से पहले कोई सियासी हल नजर आता है या फिर एक बड़ा लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद पहुंचता है तो क्या कानून शिकनी के जरिए हुकूमत को घर भेजना इतना आसान होगा? मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपको। फ़ारूक हबीब साहब, आज जैसे मैंने अपने शुरू में कहा कि नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन में कुछ मीडिया के लोगों से बात की, 3 सहाफ़ी बिठाकर, जिसमें उन्होंने 5 सालों के गिले शिकवे किए। वो कहते हैं सज़ाएं हमें दिलवाई गई हैं, मेरिट पर कुछ नहीं हुआ है, ये इमरान खान ने सब कुछ सियासी इंतकाम के लिए किया है, मुझसे इंतकाम लेने के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। फ़ारूक हबीब साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। ये नवाज शरीफ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये चोर मचाए शोर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये वो शख्स है जो पाकिस्तान की अदालतों से जिसको सजा हुई चोरी की बुनियाद के ऊपर, और ये पाकिस्तान की अदालतों में झूठ बोल बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर चले गए। वहाँ 3 साल से इन्होंने इलाज नहीं करवाया। ये शिकारी है, मफरूर है, पूरे का पूरा खानदान लूटमार। लेकिन अब तो उनको अदालतों से रिलीफ भी तो मिल रहा है ना, ये भी तो आप देखें ना, मरीम नवाज को भी तो रिलीफ मिला है ना। वापस आ गए ना, वापस क्यों नहीं आते? क्यों वहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं? यहाँ पर आकर, क्योंकि इन्हें पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान से किस चीज के खिलाफ है, क्यों इमरान खान के खिलाफ साजिश, क्यों इक़्तिदार से हटाया गया? वो अवाम का फायदा तो जो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आ सकते हैं, मेरी बात सुने ना, जो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आ सकते हैं जेल में जाने के लिए, अब भी आना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तो इलाज के लिए बैठे हुए हैं वहां पर। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। आप लोगों ने खुद जाने की इजाजत दी। आपको पता है, आपको पता ही नहीं है कि इनको बीमारी क्या है, इनको करप्शन की बीमारी है, उसका इलाज है वडेला जेल के अस्पताल में। इसमें तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इनकी बीमारी का इलाज हो सके। जिनका इलाज होना होता 3 साल में इनका इलाज हो जाता। ये सारी रामलीला की कहानियां जो आज बैठ के इन्होंने सुना दी हैं, इनकी तो चलने की पाबंदी थी। अब कौन सी डील हो गई है, कौन सी ढील हो गई है, पर्दे के पीछे हमला तय हो गए हैं कि अब तो लाइव लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस चलना शुरू हो गई हैं। इमरान खान की तकरीरें, तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो एक वक्त वो भी था जब नवाज शरीफ की तकरीरें भी नहीं चलती थी। अगर अब ये सब कुछ रिवर्स हो रहा है और आज सुन लेना, तो अगर आज सब कुछ रिवर्स हो रहा है, मेरा भी सवाल सुन लेना। आपने भी डील और ढील की बात की है, तो आप लोगों को लग रहा है सब कुछ डील के जरिए हो रहा है, मेरिट पर कुछ नहीं हो रहा है? मेरिट माननी तो चीज है ही कोई नहीं है। मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मामला क्या है। मामला ये है, यहाँ पर आपका कैमरा मेरे सामने मौजूद है ना, इससे कोई जुर्म हो जाए और इसको सजा हो जाए, ये जेल में बंद हो जाएगा। ये जेल में बंद हो जाए, इसको कोई बीमारी लग जाए, ये तो जेल के हॉस्पिटल में भी इसको दाखिल नहीं कराएंगे। इन लोगों को तो यहाँ से सजाएं हुई हुई है। तकरीर पर पाबंदी ये थी कि एक सजा याफ्ता मुलजिम कैसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ये कानून का मजाक है, पाकिस्तान का कानून का मजाक उड़ाना है, जो मजाक उड़ाया जा रहा है। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तान की अवाम में तहरीक चलाई, उनको मोबिलाइज किया, तैयार किया। क्या करप्शन के खिलाफ बात इमरान खान की जिम्मेदारी है, क्या मीडिया की भी है, पाकिस्तान के शहरी की है, पूरे माशरे की? तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो हाथ, सुन लेना, जो हाथ कल तक आप लोगों के कंधों पर था वो आज उधर दोबारा शिफ्ट हो गया है? नहीं, हमारे हाथ पे तो सिर्फ जो है वो, हम तो अवाम के साथ के ऊपर जो है वो ब्रीफ रखते हैं। और आपने देखा कि 17 जुलाई को जो पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, तो तमाम प्रेशर के दबाव के बावजूद इमरान खान को अवाम ने वोट दिया। पब्लिक तो अब भी तैयार है। ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, क्यों इंतखाबात से भाग रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये खौफजदा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अवाम के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा है। उनकी सारी सियासी तारीख की सबसे ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये लोग लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, आए, अभी तो NRO भी ले लिया ना, NRO 2 ले लिया। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये वापस आ जाते, क्यों नहीं आए ये वापस? जो सहूलतें इनको मिली हैं,
जो आम साइकिल चोर है, जिसने गटर का ढक्कन चोरी किया है, जिसको बेरोजगारी की वजह से, फाकों की वजह से जिसने चोरी कर ली, वो जेलों के अंदर बंद है। ये पूरा मुल्क लूट के खा गए, इनका पेट ही नहीं भरता। अच्छा, एक और बैठे हुए हैं जाके। एक और चीज बताएं। होता है पाकिस्तान आ जाते हैं, इक़्तिदार से बाहर आता है, पता चलता है कमर की दर्द शुरू हो गई है, पता चलता है पेटें कम हो गई हैं, कभी कुछ इशू बन गया, ये सारा मामला इनका चलता रहता है। फरूख हबीब साहब, अभी तो आप लोगों ने लॉन्ग मार्च की तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया है, लेकिन खौफ तो तारी हो चुका है वफाकी हुकूमत पर। सब कुछ तैयार है, आंसू गैस के शेल्स भी तैयार हैं, रबर की गोलियां भी तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्यों इतने लोगों की ज़िंदगियां जो है वो ख़तरे में डालना चाहते हैं? कल कायरा साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे। वफाकी हुकूमत का भी एक ही मौक़िफ़ है कि अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद का मुहासरा करने की कोशिश की या चढ़ाई की कोशिश की या इस नीयत से आ रहे हैं कि इस हुकूमत को चलता करना है, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं देखना, फिर उन्होंने रियासत की रिट कायम करनी है। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग अपनी सियासत के लिए एक आम बंदे की ज़िंदगी को क्यों दाव पर लगा रहे हैं? देखें, मेरा बड़ा सादा सा जवाब ये है कि यहाँ पर फैसलाबाद में पावर लूमें बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल बंद हो गई है, दूर बेरोजगार हो गया है। क्या रियासत की रेट कायम है? आज आपको बैठ के आपके मुल्क को एक मुल्क धमकी लगाए, आपके मुल्क के वजीर आजम को साजिश करके तब्दील कर दिया जाए, क्या रियासत की रेट कायम है? रियासत की रेट सिर्फ जो नहते पुरअमन मुजाहिरीन है उनके ऊपर ही आनी है। ये रेट शेट का मामला ही नहीं है। एहतजाज जमहूरी और आईनी हक है, सबका हक है। ये सब लेकिन पुरअमन एहतजाज ये साथ ऐड कर लेना, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का सबका हक है। हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, ये क्या कि जो इस्लामाबाद एहतजाज करने आ रहे हैं, ये क्या इंडिया से आ रहे हैं? ये पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड होल्डर हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप चढ़ाई कर दें, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर दें, PTV पर हमला कर दें, इसका ये मतलब नहीं है। नहीं, बात ये है, चढ़ाई तो किसी ने किसी जगह पे करनी ही नहीं है। हम तो पुरअमन तौर के ऊपर एक अपनी अवामी ताकत दिखाना चाहते हैं कि ये एक अवाम का समुंदर खड़ा एक मुतालबा कर रहा है। आज आप गलियों में बाहर निकलें, आप AC वाले स्टूडियो से जरा बाहर निकले ना, माइक पकड़े हाथ में, और आप ये लाहौर की बाबरा टाउन में चले जाएं, वहां पर आप लोगों के व्यूज ले लें, आपको पता चल जाएगा इस हुकूमत के पल्ले क्या है, इस हुकूमत की अवाम में कितनी पसीराई है, कितनी पॉपुलैरिटी है। यहाँ पर जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, पकड़ के महंगाई 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने। बिजली के बिल लोगों से अदा नहीं हो रहे। आप मुझे अपने घर का बिल ही बता दें कि आपके घर का बिल भी पहले से डबल होके आया होगा। बिल्कुल, आम मजदूर का बिल, बिजली का बिल उससे कितना नहीं अदा हो पा रहा। तो ये डैम किसने बनाने थे? 30-40 साल तो इन्होंने की है। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? मेरी बात सुने ना, मिलती तो डैम बनाते ही। अगर आप लोग TV चैनल्स की हद तक तो आप लोग आके कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा, चढ़ाई करने कौन आ रहा है, हमारा हक है, तो ये यकीन दहानी आप लोग लिख कर वफाकी हुकूमत को दे क्यों नहीं देते हैं? देखें, बात ये है, ये जो वफाकी हुकूमत है ये बेसिकली अवामी हुकूमत तो है नहीं। ये सारी जिंदगी इन्होंने जो है वो इनकी आमराना सोच रही है, और जब भी कोई तहरीक चलती है, तो मूवमेंट चलती है, वो हमेशा पुरअमन होती है। हमारा तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 126 दिन के धरने के दौरान भी जो है एक गमला नहीं टूटा था। उल्टा 25 मई को जो तशद्दुद इन्होंने किया, जो इन्होंने FIR काटी, जुल्म और बर्बरियत किया, 2 कारकुनान हमारे शहीद हुए, जिस तरह उनको बेहतर चलाई गई, किसी के हाथ में, यास्मीन राशिद के हाथ में वो क्लाशनकोव थी, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, हमाद अजहर का सर फाड़ दिया गया, क्या क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। आप लोगों को क्या है कि ये मकसद नहीं है कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं? आम इंतखाबात करवाना चाहते हैं, आम इंतखाबात ये भी आ जाए मैदान में, फैसला तो आवाम ने करना है, आवाम को फैसला करने दें। अगर फैसला ये करेंगे तो आप लोगों को लेकर चले जाएं, अपने हाथ में ले लिया तो ये कहाँ छुपेंगे? तो वही तो मैं कह रही हूँ, अवाम अपने हाथ में फैसला कैसे लेंगे? क्या फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा? अवाम कैसे फैसला अपने हाथ में लेंगे? हुकूमत बैठी हुई है, अवाम का फैसला है, नया सर्वे भी आया है, अवाम का फैसला है फौरी इंतखाबात। अब अवाम का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट बनेगा और उसको बाय फोर्स दबाने की कोशिश करेगा, तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल भी जो है वो सामने आएगा। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल अब एक और भी पैदा हो रहा है कि जो साइफर की ऑडियो लीक्स खुलकर सामने आ रही है, ये मसला बड़ा मशकूक बन चुका है कि क्या इसको सिर्फ एक बहाना बनाकर इसको ट्विस्ट कर इसके साथ वाकई खेला गया है, उस तरह खेला गया है जिस तरह खेलने की बात इमरान खान साहब कर रहे थे? क्या वाकई मिनट्स बदल कर अपनी मर्जी की चीजें शामिल की गई हैं, जो बात आजम खान साहब कर रहे थे? मामलात मशकूक हुए हैं इन ऑडियो लीक्स के बाद, फरूख हबीब साहब।
बहुत अच्छी बात की, आपके मुंह में घी शक्कर। आप कहती हैं मामला तो मशकूक हो गए हैं। हम तो पहले कहते थे कि ये साइफर जो है वो साजिश है, इसकी तहकीकात करवाएं, आला सतह का सुप्रीम कोर्ट के तहत कमीशन बनाएं, अब सवालात ना उठाएं, बिस्मिल्लाह करें, आपका मीडिया पूरी कैंपेन चलाए, आप हुकूमत को कहें, इनको मजबूर करें, ये कमीशन बने, इसकी तहकीकात हो, पता चल जाएगा। तो भाई 2 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, ठीक है। अगर उसके को मिनट में उसकी साइकिल से हटके को बात होती तो बात सामने आ जाती। चले एक बार इमरान खान चेयर कर रहे थे, वो वज़ीर आज़म थे, दूसरी बार तो शहबाज शरीफ कर रहा था ना चेयर, ठीक है। तो कहते थे ये खाती जैसी है, ये झूठा है, ये वज़ारत खारजा में बनाया गया। क्या क्या झूठ इन लोगों ने नहीं बोली। ये अवाम की महंगी बड़ी चाट है, लेकिन मीडिया का भी फर्ज है कि अवाम को फिर पूरे हकाइक बताएं, आधे हकाइक लोगों को ना बताएं। आप जो जिस ऑडियो की आप बात कर रही हैं, ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान से ये लोग खौफजदा हुए। इमरान खान ने रशिया का दौरा क्यों किया, जबकि वो मुल्क के मफाद में था। सस्ता तेल लेना था, सस्ती गंदम लेनी थी, सस्ती गैस लेनी थी। आज ना इनको कोई गैस दे रहा है, ना इनको कोई गंदम दे रहा है, ना इनको आज सस्ता तेल दे रहा है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार। हमें तो अवाम की फिक्र है, इनको अपने पेट की फिक्र है, इनको रायमंड के महल की फिक्र है, इनको पप्पू डब्लू को बचाने की फिक्र है। ये मसला है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा हबीब साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, आपने भी यकीनन सुनी होगी नवाज शरीफ साहब की मीडिया टॉक जो लंदन से बैठकर वो और मरीम नवाज साहिबा कर रहे थे, और बड़े पिछले 5 सालों के उन्होंने गिले शिकवे किए और सारी वो कहानी, सारी वो रुदात सुनाई कि किस तरह लंदन में उनको ख़बरें मिली कि उनको सज़ा मिल गई है, फिर वो पाकिस्तान वापस आए, सारी उन्होंने चीज़ें बताई। लेकिन वो कहते हैं कि सज़ाएं मेरिट पर नहीं थी, ये सज़ाएं दिलवाई गई। जिस वक्त उनको सज़ाएं हुई उस वक्त ना इमरान खान की हुकूमत थी, ना इमरान खान का इख्तियार था, कंट्रोल था। तो इस जिस सारे आज उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, नाम तो खान साहब का भी ले रहे थे, इमरान खान का भी ले रहे थे, इशारा किस तरफ कर रहे थे वो? इशारा उनका बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है जी। और आप कुछ दिन के बाद देखेंगे आज उन्होंने पहला मैसेज दिया है। हाँ। और ये मैसेज कंसर्न क्वार्टर्स को दिया है और मुतल्लिका अथॉरिटी को दिया है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जब उनके खिलाफ मुकदमात जब शुरू हुए पनामा में, तो उस वक्त उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उसके बाद ट्रायल हुआ तो भी उनकी गवर्नमेंट थी, सजाएं हुई तब भी उनकी गवर्नमेंट थी। इमरान खान साहब ने ना ही कोई मुकदमा उनके खिलाफ इनिशिएट किया और ना ही उनके दौरे हुकूमत में उनको कोई सजा हुई। तो इसलिए उनका बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर था, जिसको था उन तक मेरा ख्याल पहुंच गया है। लेकिन ये पहला मैसेज है। असल में अभी उन्होंने आना है, एग्रेसिवली आएंगे वो आइंदा 2 से 3 हफ्तों में, और उसकी वजह एक ही होगी। वो आज मैसेज दिया है कि जो कुछ इस वक्त अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर की या उनकी, उस अथॉरिटी को चैलेंज ना किया जाए और जो नई अपॉइंटमेंट होनी है वो प्रोसीजर स्मूथली पूरा होने दिया जाए और उसमें रोड़े ना अटकाए जाएं। लेकिन अभी जो तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि जिस तरह मरीम नवाज को भी रिलीफ मिला, पासपोर्ट भी वापस मिल गया, नवाज शरीफ साहब की भी अब एंट्री हो रही है, तो वो तो इसे एक डील समझ रहे हैं। तो अगर डील उधर से हो रही है, फिर मैसेजेस भी उधर दिए जा रहे हैं, ये इस चीज़ की समझ में नहीं आ रही है। नवाज शरीफ साहब को इस बात का खदशा मौजूद है कि अभी भी, बल्कि वो कहते हैं कि अभी भी उनके साथ भी स्पॉट फिक्सिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर्स को भी के साथ भी इंटैक्ट हैं। तो इसलिए उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मेरे साथ जो मामला तय हुए हैं उसको पूरा किया जाए और उनको मंतवी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब तक ये स्टेप्स पूरे हो गए हैं। अब अगला स्टेप क्या है, जो टाइमलाइन है उसमें है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का खात्मा, उनकी सजाओं का खात्मा, नवाज शरीफ साहब की वापसी, और इसी दौरान अपॉइंटमेंट होनी है जो इम्पोर्टेंट। वो एक सेंटर पॉइंट वही है जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स घूम रही है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके अब तक और मजीद अगले जो 2-3 हफ्ते हैं बड़े इम्पोर्टेंट हफ्ते हैं और इसमें
समरी मूव होनी है, सब कुछ होना है, आगे चीजें आगे बढ़नी है। तो इसलिए इमरान खान के हाथ तो आता हुआ कुछ नहीं लग रहा। उन्होंने कहा था कि इस तकर्री को तब तक मौखर करे जब तक नए इंतखाबात ना हो जाएं, और फिर वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। जी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेरे पास इत्तलात है, पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान एक सॉफ्ट सा इनविजिबल और वर्बल एक एग्रीमेंट हो चुका है पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान कि वो कोई ऐसा कदम, कोई भी पॉलिटिकल प्लेयर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे थर्ड पार्टी को खेलने का मौका मिले या थर्ड पार्टी को इंटरवीन का मौका मिले या थर्ड पार्टी के पास गेम चली जाए। ये पॉलिटिकल प्लेयर्स का वो ऑपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है, तो खान साहब तक ये मैसेज पहुंच गया है, सिर्फ वो प्रेशर एक रखने के लिए वो क्या लॉन्ग मार्च का जो है ना वो उन्होंने कहानी शुरू की हुई है। इसका मतलब उनको ब्रीफिंग दी जाए कि क्या तय पाया है, क्या इश्यूज थे, ये 7 दिन का तवील तरीन जो विजिट था इसके मकासद क्या थे, ये सारा सेनेट में आई थिंक एक मूव होने वाली है। और वो खाइन कैमरा करें जो भी करें, वहाँ पे जाके सेनेट को ब्रीफ करना पड़ेगा इस विजिट के बारे में भी, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स ये समझते हैं कि पैरेलल कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन पॉलिटिकल प्लेयर्स को एक वाज़ेह मैसेज उधर से भी तो आया, आर्मी चीफ साहब ने कहा तो है कि अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे, किसी मुल्क फर्द को पाकिस्तान की सियासी मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं हम लोग करने देंगे, दुनिया तब्दील होगी, हमें भी होना चाहिए। एक लाउड एंड क्लियर वाज़ेह पैगाम उधर से भी आ गया है। वो मैसेज बस ऐसे ही है और अब मैसेज का नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ कमांड का प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो होने वाला है। और अब मामला आने वाले देखेंगे और वो आके चीज़ों को संभालेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स ने फैसला करना है और पॉलिटिकल प्लेयर्स ये किसी को भी नहीं मालूम, एक इनविजिबल वर्बल एक मामला मिनिमम चीज़ों पे इत्तेफाक है और ये जो नई अपॉइंटमेंट है इसको स्मूथ होने दिया जाएगा और इसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया है या उनकी पार्टी के कुछ लोगों के साथ ये सारी जो है ना वो सेटिंग हुई है, ये बातचीत हुई है, डील हुई है ये सारी? इमरान खान साहब की एक कमेटी बनी हुई है, परवेज खटक साहब हैं उसके, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में राब्ते में हैं और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंसी जो है वो, क्योंकि इशू इस वक्त ये बन रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो रिकॉर्डिंग, बगिंग और सिक्योर टेलीफोन लाइंस जो हैं उनकी जासूसी, ये सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और वो भी, उस पर भी पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, आज आपने फवाद चौधरी साहब का सुना होगा कि वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये सारा कुछ आकर किसके हुक्म पे हो रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन अगर सिक्योर नहीं है, उनकी गुफ्तगू जो है वो सारी की मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर वजीर आजम तो हुक्म नहीं दे सकता कि मेरी रिकॉर्डिंग करें, तो फिर ये हुक्म कौन दे रहा था और किसके हुक्म पे ये सब कुछ हो रहा था। ये चीजें जो हैं ये बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि दोनों, कभी इमरान खान की एक प्राइम मिनिस्टर की आ जाती है, कभी दूसरे प्राइम मिनिस्टर की आ जाती है, तो पॉलिटिकल प्लेयर्स ये समझते हैं कि एक बार फिर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक आगे बढ़े कि कोई इमरजेंसी प्लस, क्योंकि नवंबर आगे आ रहा है और नवंबर 2000, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान इस हद तक इत्तेफाक हुआ है कि वो ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे कि तीसरी कुव्वत आ जाए, लेकिन खान साहब असम्बली से बाहर ही खेलते रहेंगे, असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए इन्होंने अब कहा है कि जी 90 दिन के लिए मुलतवी कर दें, तो अगर वो मुलतवी हो जाते हैं तो आज खुद ये एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि इस वक्त अगला इलेक्शन ईयर तो स्टार्ट हो चुका है, पार्लिमानी जो साल है आखिरी पार्लिमानी साल चल रहा है, उसमें इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ तो कोई नहीं है, 2, 4, 6 महीने आगे हो जाए पीछे हो जाए, उस पे सारे इस वक्त इत्तफाक है सबका और सबको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर ये आखिरी पार्लिमानी साल के भी 3 महीने गुजर चुके हैं। प्रेसिडेंट ने खिताब करना, अगस्त में पार्लिमानी साल शुरू होता है, तो अगस्त में खत्म होना है। अच्छा साबिर, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुश्तरका इजलास से जो खिताब किया आरिफ अलवी साहब ने,
इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ ने उनको मना इसलिए भी किया था कि खिताब ना हो सके, वो खिताब नहीं होगा, नया पार्लिमानी साल नहीं शुरू होगा, इस हुकूमत को जो है वो बड़ा टफ टाइम मिलेगा। फिर वो ये चाह रहे थे कि उनकी लिखी हुई तकरीर ना करें, अपनी लिखी हुई तकरीर करें। यही वजह थी कि PTI का भी कोई उसमें शामिल नहीं था, हुकूमत की तरफ से कोई शामिल नहीं था, गिनती के 14-15 लोग शामिल थे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि इस वक्त ईवान सदर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। और सबसे अहम तरीन जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंसी में हुई है, उसके बाद चीज़ें कुछ खुलकर सामने आई हैं। ये सारी मेरा ख्याल है कि डिसइंफॉर्मेशन है और ये गवर्नमेंट की तरफ से डिले किया जा रहा था। और ये समरी मूव करनी होती है प्राइम मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी ने, मिनिस्ट्री ने, कि जॉइंट सेशन कब हो रहा है, वो बार बार वो कैंसिल कर रहे थे। उनको शायद कोई झटका लगा हुआ था, क्योंकि पहले आप मालूम है कि कुछ खबरें आना शुरू हुई कि हम जी ईवान सदर भी हम खाली करवाएंगे और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी। लेकिन PTI के अपने लोग भी तो नहीं शामिल हुए ना, सेनेट से कौन आया? जी वो इसलिए उसका अगर जाते तो बहुत अच्छा था, उसमें कोई शुबा नहीं है, जाना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली से हमने इस्तीफे दिए हुए हैं, अगर जाते तो बहुत अच्छा होता, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये आई थिंक इनका फैसला दुरुस्त नहीं था कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साहब तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ अर्ली इलेक्शन का मुतालिबा लेकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत ज़िम्नी इलेक्शन भी नहीं होने दे रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ख़त के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे एक दरख्वास्त की है कि 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िम्नी इंतखाबात को मज़ीद 90 रोज़ तक डिले किया जाए। अब ख़त में वो लिख रहे हैं कि 16 अक्टूबर को ज़िम्नी इंतखाबात होने हैं, मगर बाएतमाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 और 17 अक्टूबर के दरमियान एक सियासी जमात वफाकी दारुल हुकूमत का मुहासरा करना चाहती है, जिसके लिए फौजी दस्ते और पुलिस की नफरी को वहां तैनात किया गया है। यकीनी तौर पर ख़त में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा किया गया है नाजरीन, जिसकी अभी तक तारीख का कोई हतमी ऐलान भी नहीं किया गया है। इससे पहले ये इलेक्शन 25 सितंबर को शेड्यूल थे, फिर बाद में सैलाब के लिए इसी तरह की एक दरख्वास्त देकर इसलिए मुलतवी करवाया गया था कि जो अमला है वो सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं, सैलाब ज़दा उधर मसरूफ़ है और अवाम भी उस तरफ मसरूफ़ है, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन इल्तवा की इन दरख्वास्तों पर जानिबदारी तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही मौजूदा इलेक्शन कमीशन और इसके सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। नाज़रीन, ये तो साफ जाहिर है कि हुकूमत अर्ली इलेक्शन नहीं चाहती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को दी जाने वाली दरख्वास्तों से वाज़ेह है कि हुकूमत ज़िमनी इलेक्शंस पर भी इल्तवा पे इल्तवा ही चाह रही है। ये तो हकीकत है कि मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों को लेकर हुकूमत और इनके इदारे खासे मसरूफ़ हैं। साथ ही इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि इस वक्त सारी की सारी सियासत का मरकज़ भी अर्ली इलेक्शन की तारीख बनी हुई है। अब तो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात ANP ने भी ज़िमनी इलेक्शन बर वक्त ना होने की सूरत में हुकूमत से अलग होने का इंदिया दिया है, जो कमज़ोर वफाकी हुकूमत अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है। हुकूमत को ज़िमनी इलेक्शन ना कराने में क्या सियासी फ़ायदा होगा और इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के फ़ौरन बाद 123 अरकान असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफ़े जमा कराए थे, मगर स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ 11 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल करके इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात कराने का कह दिया था। मगर एक तरफ सैलाब और दूसरी तरफ हुकूमत के ताख़ीरी हरबों की वजह से ज़िमनी इंतखाबात दूसरी बार मुलतवी होने जा रहे हैं। आइन में इसकी क्या गुंजाइश है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, अब जो हुकूमत एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाबात को 90 रोज़ के लिए डिले करना चाहती है, इस बुनियाद पर क्योंकि उनके पास बाएतमाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि 12 से 17 अक्टूबर के बीच में एक जमात मुहासरा करना चाहती है इस्लामाबाद का, तो ये तो सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं। इमरान खान हो सकता है कि वो 12 से 17 अक्टूबर के बीच में ना करें,
तो ये तो फिर गलत साबित हो जाएगा इस हुकूमत का जो ये एक इकदाम करने जा रही है। वजारत दाखिला ने भी इलेक्शन कमीशन में इसको डिले करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। आइन इस हवाले से क्या कहता है कंवर साहब? असूली तौर पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला का जो बयान है वो हकीकत के बरक्स है, इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद भी इन्होंने 25 नवंबर को इन्हें इंतखाबात मुलतवी किया था। अभी 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह खान और सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला की चीफ इलेक्शन कमीशनर से बड़ी तफसील से मुलाकात हुई और वहाँ उन्होंने बाकायदा यकीन दहानी करवाई इलेक्शन में पाकिस्तान को कि हम आपकी तमाम जो आपकी डिमांड है, पुलिस की है, रेंजर है और बाकी जो इदारे होते हैं सेंसिटिव डिपार्टमेंट के या हुकूमत के, वो सब हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। अब बिल्कुल आप इलेक्शन जो है वो 16 अक्टूबर को करवा दें और 25 अक्टूबर को लोकल कर। हमारे पास तमाम सोर्सेज मौजूद हैं। अब ये इस कदर कहना कि अभी बीच में 16, 17, 18 को दरमियान में किसी की सियासी जमात का हवाला दे के इंतखाब मुलतवी करना, ये गैर आइनी, गैर कानूनी है। और इस लिहाज से सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मेरी दानस्त में इनको रिजेक्ट करेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करेगा, मुस्तरद करेगा और इनको वारंट जारी करेगा और मुमकिन है इनको तलब भी कर ले इलेक्शन में पाकिस्तान में कि आप क्या बार बार हमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कहना और एजेंसियों का नाम देकर हम इंतखाबात को मुलतवी करा के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप उस पर आदमी एतमाद करवा रहे हैं। मतलब कि इलेक्शन कमीशन पाबंद तो नहीं है कि जो वजारत दाखिला की तरफ से उज़्र पेश किया जा रहा है उसको मानने का? बिल्कुल नहीं है, रवादार नहीं है। पहली दफा तो सैलाब की वजह से बात मानी पड़ गई थी कि सैलाब में हमारी सारी जो पुलिस फोर्सेज जो थी, आर्मी जो थी, वो सैलाब में अवाम की जो है हिफाजत के लिए मामूल थी। तो वो एक जेन्युइन डिमांड थी, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बात तस्लीम कर ली थी। बाकायदा वजारत दाखिला की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से भी इलेक्शन की पाकिस्तान को बाकायदा रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब इस पर गौर फरमाएं। तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान ने सैलाब को मद्देनजर रखते हुए उसको मुलतवी किया 16 अक्टूबर को। अब राना सनाउल्लाह के कहने पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये इंतखाबात मुलतवी नहीं करवाने और इंतखाबात वक्त पूरे। सबसे बड़ी बात ये है राना सनाउल्लाह को एहसास ही नहीं है कि करोड़ों रुपए के जो है आपके बैलेट पेपर छप चुके हैं और तमाम बाकायदा तरसील हो रही है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो चुकी है। आपको क्या लगता है कंवर दिलशाद साहब, ये क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत यूज कर रही है और नहीं चाह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हों? असल तौर पर हुकूमत को नजर आ रहा है कि इमरान खान जो 8 नशिस्तों पर जो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, ये बड़ी हिकमत अमली है इमरान खान साहब की और उसी हिकमत अमली के तहत वफाकी हुकूमत को शिकस्त दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 8 हलकों में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत जो है सिंध में है, बाकी जगहों पर है, बाकी तो बलूचिस्तान में वो नहीं है, लेकिन पंजाब में और इसके बाद खैर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 सूबे वहाँ और तीसरा सूबा है सिंध। तो ये फिर बहुत बड़ी रिट जो है हुकूमत वफाकी हुकूमत की खत्म हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन एक और चीज बताएं ना कंवर दिलशाद साहब, अगर ये सारी सीटों पर इमरान खान कामयाब हो भी जाते हैं तो जाहिर है रखनी तो आपने एक सीट होती है, तो बाकी फिर जो सीटें खाली होंगी अल्टीमेटली उस पर भी दोबारा ज़िमनी इलेक्शंस में जाना पड़ेगा, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर उतना खर्चा होगा, फिर वही वसाइल यूज होंगे, अल्टीमेटली तो फिर ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। ज़ाहिर है ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा था, सब बातें मामला हो रहा था, पब्लिक की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी ये इमरान खान को एहसास दिलाया जा रहा था कि आपके 8 हलकों में इंतखाब में हिस्सा लेंगे, अगर आप इनमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर ज़िमनी इंतखाबात आपने इस्तीफा दे देना है, तो इसके बाद आप फिर दोबारा इंतखाबात होंगे, खर्च बढ़ेगा 80 करोड़ रुपए। आप यकीन जाने कि ये जो इलेक्शन होगा 25 सितंबर 25 अक्टूबर को या 8 या 16 अक्टूबर को, इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 80 करोड़ रुपया खर्च होना है। तो ये दोबारा इमरान खान साहब इस बात की तरफ तो ध्यान नहीं देते, लेकिन वो अपनी ताकत बनाने के लिए सियासी तौर पर उन्होंने अपना एक हुकूमत अमली बनाई है इमरान खान ने। अब अगर ये आपको चाहिए कि इलेक्शन में हिस्सा लें, मुकाबला करें, उसको 8 नशिस्तों पर कामयाब ना होने दें, अपने वोटरों को मोटिवेट करें, उसको मोटिवेट करने के बजाय ये शिकस्त तस्लीम कर चुकी है वफाकी हुकूमत। जनाब ये अगर ये कामयाब होगा बासी सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान का तो बड़ी हिकमत अमली कामयाब जा रही है। जहाँ तक मेरा अपना काफी ख्याल ये है कि आपने भी देखा होगा, रिसर्च किया होगा, इमरान खान ने कोई इस्लामाबाद नहीं आना और कल जो चीफ ऑफ द आर्मी ने बड़ा अहम बयान जारी कर दिया है कि मैं इस्लामाबाद में किसी जत्थे को नहीं आने दूंगा। तो ये नाम तो इस्लामाबाद के जत्थे ग्रुप की बात उन्होंने कर दी है, तो वो भी उनको सबक चला गया, मैसेज चला गया। वो इस तरह लॉलीपॉप देते रहेंगे इमरान खान। अब
6 जलसों में खिताब फरमा रहे हैं चंद रोज के बाद। एक 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक वो खिताब फरमा रहे हैं। तो अपने लोगों को, वोटरों को मुताबिक आपको नहीं लगता कि हुकूमत भी ये समझती है कि इमरान खान इस्लामाबाद नहीं आने वाले हैं? हुकूमत सिर्फ हार के खौफ से, शिकस्त के खौफ से बचने के लिए इस चीज़ का लिबादा ओढ़ रही है ताकि इसको डिले करके जो है ना वो अपनी शिकस्त से और आने वाली जो आपका ज़ाहिर है आपको एक शिकस्त का सामना करने के बाद शर्मिंदगी होगी। आपकी एक जो रिट है, जिस तरीके से आप हुकूमत में आए हैं, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का लिबादा ओढ़ रही है हुकूमत। इसलिए हम कहते हैं वफाकी हुकूमत को, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब को, कि ना चीफ इलेक्शन कमीशन की इज्जत का ख्याल रखें। इलेक्शन कमीशन को इदारे को आपने उसको इलेक्शन पाकिस्तान को दबाव में ना लाएं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी इम्तहान से ना गुजारें। इलेक्शन में पाकिस्तान बड़े इम्तहान से गुजर रहा है इलेक्शन, इसलिए कि इमरान खान के तमाम मुकदमात हैं उनके, वो भी सुन रहा है, समात जारी हो रही है, मुख्तलिफ अदालतों से इमरान खान भी स्टे लिए जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस है, ममनुआ फंडिंग केस है, तौहीन इलेक्शन कमीशन है, ये सारे मुकदमात इलेक्शन में सुन रहा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो हैं कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से जो रेफरेंस गया हुआ है उस पर भी इलेक्शन कमीशन पे है अपना फैसला महफूज किया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। ये सारी चीजें दबाव में ना डालें, ये कह के आप इंतखाबात मुलतवी कर दें। तो अपना चाहिए राना सनाउल्लाह साहब को हकायक का मुकाबला करें, जमीनी हकायक का मुकाबला करें। कंवर साहब, आपको नहीं लगता कि जितने केसेस इस वक्त इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन में भी चल रहे हैं, इस सब के बावजूद इमरान खान ही इस हुकूमत पर खौफदारी करने में कामयाब हो गए हैं? वो इसलिए कि हुकूमत की कोई अच्छी नहीं जा रही गुड गवर्नेंस। अब इस डार के आने से कुछ फायदा पहुंचा है, डॉलर नीचा। अच्छा कंवर साहब, एक और चीज बताइए, ये इस्तीफों का जो मामला है, एक तरफ ये कहते हैं कि हम सब लोग जो हैं वो इस्तीफ़े दे चुके हैं, हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। अब दूसरी तरफ जो है वो अली ज़फ़र साहब जो है ना वो अदालत जाकर कहते हैं कि नहीं, जो इस्तीफ़े भी मंजूर भी किए जा चुके हैं वो मंजूर ना किए जाएं, क्योंकि जब तक सारे इज्तमाही तौर पर जो इस्तीफ़े दिए थे, जब तक वो इकट्ठे कबूल ना हो तो स्टेप बाय स्टेप इस्तीफ़े कबूल करने का कोई जवाज़ नहीं है। तो क्या आइनी कानूनी तौर पर कोई बाइंडिंग है इस चीज़ की कि आप अलग अलग इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर सकते, मंजूर करने हैं तो इकट्ठे ही करें? ये तहरीक इंसाफ की मंतक दुरुस्त नहीं है। वो ये जो हमारे जो है ना स्पीकर कौमी असम्बली, ये उनकी सवाबदीद पर है। तो उन्होंने जो असम्बली के जो रूल्स एक्ट बने हुए हैं उसके तहत उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर मेंबर से पूछें, उनसे सर्टिफिकेट हासिल करें, उनके दस्तखत चेक करें। तो ये वो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमारी अदालतें भी जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के किसी रूलिंग पर या जजमेंट पर या रेफरेंस को या इस्तीफा कबूल करने के बाद उसके बारे में कोई फैसला देने के रवादार नहीं है, या ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुके हैं। अब यहाँ तो 8 अक्टूबर में इंतखाब होना ही होना है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है और बैलेट पेपर छप चुके हैं। इन हालात को देख बाकी रह गए वो 122 है या 18 जितने लोग बाकी हैं, उनकी मर्जी है कौमी असम्बली के स्पीकर की कि वो स्टेप बाय स्टेप करें या इकट्ठा कर दें, ये उनकी मर्जी पर है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर का जो ग्रुप है वो ये चाह रहा है कि हम किसी ना किसी बहाने से वापस कौमी असम्बली में चले जाएं। यहाँ तो 8 हल्कों में तो इंतखाबात हो जाने हैं, लेकिन बाकी जगहों पर उनकी ख्वाहिश ये है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये रिमार्क्स आ चुके हैं कि भी आप जाएं, कानून साजी करें, हमारे पास क्या लेना देने आए। तो ये कोशिश अंदर से चल रही है कि हम वापस कौमी असम्बली में जाएं। बड़ा जरूरी है तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में जाना। चंद महीनों के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत से केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, तो क्या ये राजा रियाज की कहने पे बनेगी केयर टेकर गवर्नमेंट? तो ये बड़े अहम फैसले हो रहे हैं। तो ये इमरान खान को भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए कौमी असम्बली में जाकर लीडर ऑफ द अपोजिशन का संभाले अपना ओहदा, और आइंदा जो तब्दीली आने वाली है उस पर अमल दरामद करें। केयर टेकर गवर्नमेंट आने वाली है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के मशवरे से बनेगी। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें इमरान खान को एहसास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कंवरदिल साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।